Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have started our chapter public finance in India जो हमारे 12th लेवल पे बहुत ही important चैप्टर था। इस चैप्टर की जर्नी हमने स्टार्ट की कि what are the functions of public finance, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देख के पब्लिक फाइनेंस के एक एक पिलर को समझा। पब्लिक फाइनेंस के हमने देखा 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर हमने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके क्लासिफिकेशन भी देखे और हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। फिर हमने सेकंड पिलर लिया दैट इज़ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू एज अ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से वो कलेक्ट करता है फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, ये था हमारा सेकंड पिलर। फिर हमने थर्ड पिलर देखा। थर्ड पिलर था बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज़ पब्लिक डेब्ट, क्योंकि हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट उनके फंक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि उनका एक्सपेंडिचर लेवल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो दे हैव टू रिसोर्ट टू बोरोइंग्स। इसके लिए हमारा थर्ड पिलर था पब्लिक डेब्ट। फिर हमने फोर्थ पिलर जो देखा दैट वाज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसमें कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, और हमने जाते जाते लास्ट चैप्टर में देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। इस तरह से हमने पब्लिक फाइनेंस के 4 पिलर अच्छी तरह से देखे, जो काफ़ी अच्छी तरह से हमने धीरे धीरे करके समझा और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते गए। नाउ फिफ्थ पिलर जो है दैट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो फ़िलहाल आपको 12th लेवल पे नहीं दिया गया है, क्योंकि एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस एक इकोनॉमिक्स की बहुत ही स्पेशल इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें गवर्नमेंट किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो हम सीखेंगे एट द हायर लेवल। आपके डिग्री कॉलेज लेवल पे स्पेशली SY BCom में यू विल सी दैट किस तरह से हमारे इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम सेपरेट चैप्टर्स करके डिस्कस करेंगे, जो हमने 12th में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करके डिस्कस किया। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सेपरेट मॉड्यूल 2-3 चैप्टर्स फॉर दैट। पब्लिक रेवेन्यू अगेन 2-3 चैप्टर्स फॉर दैट। पब्लिक डेब्ट, फिर उसके लिए हम लोग किस तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं। फिर FRBM बिल जो है यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बिल क्या है, ये हम सब धीरे धीरे सीखेंगे बट एट हायर लेवल। तो ये सब हम हायर लेवल पे सीखेंगे। फ़िलहाल 12th लेवल पे हमने 8th चैप्टर को फिनिश किया। तो आज हम जाते जाते टचअप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये हमारी हैबिट रही है कि हम चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका टाइम सेव करते हैं, आपकी मार्क्स को फास्ट स्कोर करने में हेल्प करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत इजी होते हैं। इसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव्स की करना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ पेज नंबर 79 जो आपका टेक्स्ट बुक है उस पे हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया जाता है, हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शन के बाद आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसमें से यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर वन, जो सही है, जो उस पर्टिकुलर ब्लैंक को जस्टिफाई करता है। अब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया, कंटेंट क्लियर है ना हमारे माइंड में, तो वो ब्लैंक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। दैट इज़ आई हैव रिटन ऑन माई बोर्ड दैट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे फर्स्ट उन्होंने दिया है ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब ऑप्शनल फंक्शन की बात आई है बच्चों, तो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। जब हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था पब्लिक फाइनेंस का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मेंटेन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ओके, एम्प्लॉयमेंट देना, टैक्स को कलेक्ट करना, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कंपल्सरी फंक्शंस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट।
दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। ओके, दूसरे थे ऑप्शनल फंक्शंस। ऑप्शनल फंक्शंस यानी हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें ग्रो और डेवलप करना है, उनके जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, रिसोर्सेज है, उन्हें इम्प्रूव करना है, तो हमें बहुत सारे एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और आजकल हमारे गवर्नमेंट का एक मॉडर्न काम बन गया है टू प्रोवाइड वेरियस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जो हम पब्लिक फाइनेंस में अगेन SY-BCom में एक अलग से चैप्टर करेंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो इस तरह से ऑप्शनल फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू ज़्यादा रेज हो जाता है तो हमारे इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के ऑप्शनल फंक्शंस भी गवर्नमेंट परफॉर्म करती हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या है। जैसे फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। अब एक्सटर्नल अटैक जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी था, कंपल्सरी था। सेकंड है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। यस, ये था, यानी हमारा बी जो है वो करेक्ट है। देखो ऐसे आप, जब मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रही हूँ तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, आप भी अपना टेक्स्ट बुक खोलो और टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 79 आप ओपन करो। आप भी मेरे साथ ये ऑब्जेक्टिव करते जाओ, इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चों। अच्छा, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, यस बराबर, ये भी सही है। और थर्ड है कलेक्शन ऑफ टैक्स, नो इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा बी और सी दोनों जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं वो सही है। हमारे ऑप्शनल फंक्शंस में क्या आ जाते हैं, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, यानी बी और सी सही ऑप्शन है। ओके बच्चों, अब ऑप्शंस में चुनो, फिर इन 4 ऑप्शन के बाद आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो ऑप्शंस आप सिलेक्ट करो। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों सेंटेंस लिख के आ जाते हैं, लेकिन बेटर है शॉर्टकट आप कर सकते हो, आप ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शन में उन्होंने कहा है, देखो बी एंड सी, देखो हमने बी और सी को टिक कर दिया, ये आसान हो जाता है। बी और सी, देखो ये ऑप्शन सही है, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड सी, क्योंकि यही है इसका सही आंसर, दैट इज बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी, क्योंकि बी ऑप्शन था प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ओके बच्चों, ग्रेट सक्सेस हमें मिला, यानी हमने पूरा पढ़ा, आपके दिमाग में था कि ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या है वो आपने ध्यान में रखा, ऑप्शनल फंक्शन क्या है वो ध्यान में रखा, और उसके बाद आपने करेक्ट पॉइंट को कैच किया, टिक किया, और ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, देन सेकंड है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, नाउ कंपल्सरी फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हम किसको कहेंगे, ओके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देना, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, यस इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर मेजर, सोशल सिक्योरिटी, ये फिर से हमारे जो है वो ऑप्शनल फंक्शन में आते हैं। देन एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमारे दूसरे फंक्शंस में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में है मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, यानी एक ही एडजस्ट हुआ, दैट इज मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, तो सिर्फ बी सेटिस्फाइड हुआ। तो देखो ढूंढो ऑप्शंस में, अब आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, आप ऑप्शंस ढूंढो। पहला है सी एंड डी, बिल्कुल नहीं, सी एंड डी नहीं है। ए एंड बी, वो भी नहीं है। फिर ओनली बी, तो ये जो ओनली बी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वन। तो हम जवाब क्या देंगे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में, हमारा थर्ड है, दैट इज ओनली बी, हमने ये जवाब दिया। ओके, जैसे हमने यहाँ पे जवाब दिया पूरा फर्स्ट वन, दैट इज बी एंड सी। ओके, इस तरह से आपको डायरेक्टली जवाब देना है, जो ऑप्शन सही है बस वही ऑप्शन आप लो, यानी पहले टिक करो, फिर आपको अपने आप उन ऑप्शंस में से चूज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, इफ़ यू आर टिकिंग द करेक्ट आंसर इन द गिवन ऑप्शन।
देन थर्ड वन, डेफिनेशन दिया गया है। अब आपको याद होगा हमने डेफिनेशन किया था जब पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट किया था, तो पब्लिक फाइनेंस का जो पूरा थियरी है इट इज़ गिवन बाय द प्रोफेसर दैट इज़ हग डाल्टन ने दिया था। शिराज फंडले का भी डेफिनेशन हमने किया था। तो यहाँ देखिए किसका डेफिनेशन दिया है। यहाँ डेफिनेशन दिया गया है पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स which are on the borderline between the economics and politics। यानी जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, और हम वो सब सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जिसमें हम मोस्टली बॉर्डर लाइन पे होते हैं बिटवीन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। किस तरह से आपके जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं वो आपके फंड्स को डाइवर्ट करती हैं टू अ प्रोडक्टिव असेट्स, तो वो उनके डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि वो उनको पॉजिटिवली हैंडल करती हैं या नेगेटिवली हैंडल करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये डेफिनेशन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन के बाद आपको कंटिन्यूस दिया गया था कि पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ जुड़ा हुआ है एंड विथ देयर एडजस्टमेंट विथ वन अनदर, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ है, आपस में किस तरह से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो है वो आपस में शेयर करते हैं, आपस में किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो शोल्डर करते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन किसका है, हग डाल्टन का डेफिनेशन है। क्योंकि शिराज फंडले ने भी डेफिनेशन दिया था, हमने वो भी किया था, क्योंकि शिराज फंडले का कहना था कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइन यानी रिलेटेड विद द स्पेंडिंग एंड रेजिंग द फंड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज़ किस तरह से फंड कलेक्ट करती है, रेस करती है, किस तरह से स्पेंड करती है, जब उनके हम रिलेशंस को, उनके प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस। क्योंकि प्रिंसिपल्स को मोस्टली आगे चल के हम देखेंगे वो डेवलप किया है शिराज फंडले ने, जो हम आगे चल के पब्लिक फाइनेंस में करने वाले हैं। तो फिलहाल ये डेफिनेशन पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट which are on the borderline between the economics and politics। It is given by, yes बच्चों, एडम स्मिथ। नो, एडम स्मिथ नहीं, ये तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर हग डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने दिया था मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ना एडम स्मिथ ने दिया है, ना सेकंड अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, थर्ड है हग डाल्टन, सही है। चौथा है प्रोफेसर फिंडले शिराज, क्योंकि फिंडले शिराज ने कहा है पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड विद द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटीज। तो वो फिंडले शिराज का डेफिनेशन था, लेकिन हग डाल्टन का डेफिनेशन ये था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों, सी ऑप्शन। तो ढूंढो अभी ऑप्शंस में कौन सा है। तो ओनली ए, नो, क्योंकि ए में है सिर्फ एडम स्मिथ, तो ये तो एडम स्मिथ ने नहीं कहा था। ओनली बी, नहीं। ओनली सी, यस, ओनली सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ गिवन बाय ओनली सी, यानी किसने दिया था, प्रोफेसर हग डाल्टन ने। क्लियर बच्चों। अच्छा, फोर्थ वन है नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू। जब हम नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हमने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था टैक्स रेवेन्यू जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है जिस भी पर्सन के ऊपर हम इम्पोज करते हैं, लेवी करते हैं, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। जैसे इनकम आपकी, पर्सनल इनकम आपकी, उस पर हम लोग टैक्स भरते हैं, पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स भरते हैं, कारपोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इट इज़ पेड ऑन परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के अंदर इन्वॉल्व्ड रहते हैं, फोल्डेड रहते हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनके थ्रू हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है।
इसके साथ साथ कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे हमने फीस पढ़ा था, हमने फाइन और पेनल्टी किया था, हमने गिफ्ट एंड ग्रांट पढ़ा था, प्राइजेस फ्रॉम द पब्लिक गुड्स, वहाँ से स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, यहाँ से भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। ओके बच्चों, थोड़ा रिवाइज कर लिया तो देखो नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से। तो पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो टैक्स है, ये नहीं आएगा। फीस, यस, फीस जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। देन डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, नो, ये भी नहीं होगा। देन डी स्पेशल लेवी, यस, ये भी राइट। ओके, यानी हमारा ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स और फीस, ये भी नहीं है, क्योंकि टैक्स के साथ फिर फी आ गया तो ये रॉन्ग है। हाँ, फीस वो बराबर है नॉन टैक्स, फाइन्स हो, पेनल्टी हो, फीस हो, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के लिए जिसमें से गवर्नमेंट फ़ीस कलेक्ट करती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग जाते हैं, पैन कार्ड के लिए हम लोग जाते हैं, कोर्ट में केस जो है वो फाइल करते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ पे हम गवर्नमेंट के सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं वी हैव टू पे द फीस। अच्छा, स्पेशल लेवी जो रहता है, कुछ हार्मफुल चीज़ें जो हैं उनके कंजम्पशन को रोकना है। जैसे हमने देखा था लिकर है, इंटॉक्सिकेंट चीज़ें जो हैं, टोबैको है, हमने सिगरेट है, ऐसी सब चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल टैक्स उन पे डाल देती है, स्पेशल लेवी, ताकि उनका कंजम्पशन कम हो। जैसे हमने देखा था बहुत सारे जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनकी कंजम्पशन को रोकना है तो उनके लिए स्पेशल लेवी यानी ऐसी रोक टोक जो है वो गवर्नमेंट करती है ताकि उनको कम किया जा सके। तो स्पेशल लेवी, तो हमारे सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा अब ऑप्शंस में ढूंढो बी और सी। देखो बी और सी नहीं, हमारे सी और डी है, तो डायरेक्टली सेकंड देखो ए और सी, नो, ए बी सी डी बिल्कुल नहीं। चौथा है देखो सी एंड डी, तो हमारा फोर्थ जो है दैट इज सी एंड डी, ये ऑप्शन हमारा सही है। देखो हमने ऑप्शन को टिक कर दिया, यानी आपको जो 4 चॉइसेस दिए हैं आपने उनको टिक कर दिया तो आपको ऑप्शन ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। आप मेरी बात को हमेशा याद रखना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स आप अपने आप खुद प्रिपेयर करोगे। एक बार 6 ब्लैंक्स हैं, 6 मिनट लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में सामने वाले से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद प्रिपेयर्ड हो जाओगे और फुल मार्क्स ले पाओगे। ओके बच्चों, देन फिफ्थ है ट्रेंड्स शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कौन सा ट्रेंड दिखाता है ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज द फॉलोइंग ट्रेंड, यानी हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दैट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये कौन सा ट्रेंड दिखाता है। हमने देखा था सालों से हमारा गवर्नमेंट जो है वो बजट के थ्रू खर्चा करता ही आ रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में कौन सी बजट मिल रही है, ऑलवेज डेफिसिट बजट, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सीड हो जाता है देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। खर्चा ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, हमने उसके बहुत सारे रीजंस डिस्कस किए थे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन है, रूरल ग्रोथ है, देन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से हो रहा है, पब्लिक गुड्स हमें प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव करना है, तो उसके लिए हमारा जो एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या कांस्टेंट रहता है हमारा खर्चा, कभी भी नहीं, इंक्रीजिंग। यस, हमारा खर्चा हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। हमारा ऑप्शन क्लियर है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एवरी ईयर का बजट में वी विल ऑब्जर्व इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। तो चलो ये हमारा बी ऑप्शन वो सही है। देखोगे आगे डिक्रीजिंग पॉसिबल ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग बदलता है, बदलता मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन, डाउन तो आया ही नहीं, वो हमेशा इंक्रीजिंग रहा है। तो हमने एक ही ट्रेंड पकड़ा, एक ही बिहेवियर पकड़ा, दैट इज इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिला, बी, यानी ओनली बी। तो ढूंढो ऑप्शन में ओनली बी किधर है, तो फर्स्ट है ओनली ए, सेकंड है ओनली बी, देखो मिल गया हमें ओनली बी, तो हो गया हमारा ओनली बी, दैट इज सेकंड ऑप्शन हमें मिल गया ओनली
बी। तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव डिस्कस कि हमने किया कि ओनली बी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ट्रेंड शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी गवर्नमेंट शोज द फॉलोइंग ट्रेंड दैट इज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। ओनली ए, ओनली बी या ओनली सी डिक्रीजिंग, कम हो रहा है क्या? नहीं। ओनली डी फ्लक्चुएटिंग है क्या? नहीं। इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके बच्चों, देन सिक्स्थ वन, आखिरी ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप ये मैच द फॉलोइंग जो है वो पहले आप कनेक्ट कर लो उनके राइट पेयर के साथ, फिर जो नीचे उनके जो जवाब है अपने आप रेडी हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। पहले तो देखो क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस एंड फाइन्स और सरप्लस बजट। ओके बच्चों, अच्छा अब डायरेक्ट टैक्स जो है देखो ढूंढ के, नॉन टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और पर्सनल इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो किससे मिलेगा? आपके पर्सनल इनकम टैक्स से। यानी फर्स्ट के साथ कौन सा ऑप्शन आया बच्चों? डी। फर्स्ट के साथ डी ऑप्शन आया। देखो हमने ऑप्शन भी लिख लिया, काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट के साथ डी। ओके, देन इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करते समय पे करते हैं, जैसे मैंने कहा था जीएसटी हम पे करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? दैट इज जीएसटी, सामने दिया गया है। यानी सेकंड के साथ क्या होगा हमारा बच्चों? सी। सेकंड के साथ सी रहेगा। देन थर्ड, फीस और फाइन्स। अभी अभी हमने किया फीस और फाइन्स, ये हमारे क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी थर्ड के साथ ए। ओके, देखो ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, हमें आइडिया है, आपको नॉलेज भी है पूरे टॉपिक्स का। और फोर्थ है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट ये अनबैलेंस बजट का एक वो टाइप है जिसमें गवर्नमेंट कलेक्ट ज़्यादा रेवेन्यू देन एक्सपेंडिचर। व्हेन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। और ये सरप्लस बजट हम कब फॉलो करते हैं? जब इन्फ्लेशन होती है, जब जनरली प्राइस लेवल बढ़ती है, तो गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है? टैक्सेस, ताकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, प्राइसेस जो है वो कम हो जाए। तो सरप्लस बजट, तो सरप्लस बजट यस बच्चों किधर दिख रही है? इन्फ्लेशन, यानी फोर्थ के साथ हमारा क्या आएगा? बी। ओके बच्चों, तो देखो हमने इस तरह से एग्ज़ाम में आपका हर काम आसान हो जाएगा वंस यू नो द टॉपिक। जैसे डायरेक्ट टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, फीस और फाइन्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, और सरप्लस बजट हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के दौरान, और डेफिसिट बजट हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन के दौरान, रिसेशन के दौरान। हमने किया था लास्ट पार्ट 7th पार्ट में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, आपने नहीं देखा हो, तो 7th पार्ट ज़रूर देख लेना बच्चों। यस, अब आपके पास है 4 ऑप्शन। देखो फर्स्ट के साथ डी, फर्स्ट के साथ डी बराबर है। अच्छा, सेकंड के साथ सी, सेकंड के साथ सी ये भी बराबर है। थर्ड के साथ ए, तो जो थर्ड है उनके साथ यहाँ बी है, बी है, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इधर ही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड है फर्स्ट के साथ सी। अब फर्स्ट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स जो है दैट इज फर्स्ट के साथ डी, तो फर्स्ट के साथ सी, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि उसने फर्स्ट के साथ डी बोल दिया, ये भी रॉन्ग है। थर्ड, फर्स्ट के साथ डी, देखो ये बराबर है, फर्स्ट के साथ डी। चलो ओके, थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि चारों पेयर्स मिलने चाहिए। सेकंड के साथ सी, सेकंड के साथ जो है वो है सी, चलो ये भी राइट है। थर्ड जो है वो थर्ड के साथ ए, यस करेक्ट, थर्ड के साथ ए। और चौथा सरप्लस बजट दैट इज बी, यस थर्ड जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, चौथा भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट के साथ ए, देखो फर्स्ट के साथ डी है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी हमारा ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग। सिर्फ हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा ऑप्शन ये रहेगा।
फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ सी, थर्ड के साथ ए और सरप्लस बजट के साथ बी, दैट इज इन्फ्लेशन। तो आप जनरली याद करना, जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की तो वो इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज जीएसटी, फीस और फाइन्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, और सरप्लस बजट हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए थे वो हमने 6 के 6 एक एक करके डिस्कस किया, लेकिन आपको भी ये मेरे साथ मेंटली प्रिपेयर करना है और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को एक बार तो रीड ज़रूर करना। ओके बच्चों, अच्छा फिर इस चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिस्टिंग्विश है। अब वो डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में 5 डिस्टिंग्विश दिए हैं जो मैंने अपने वेबसाइट पे अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में आपको डिस्टिंग्विश लिख के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रीजंस है। वो रीजंस यानी क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ एग्री और डिसएग्री के फॉर्म में है, तो वो भी मैंने अपने पूरे चैप्टर के पीडीएफ में आपको बहुत अच्छी तरह से ईजिली आपको लिख के दिया है, क्योंकि आपने टॉपिक सब समझ लिया। आप सिर्फ एक बार वो रीड कर लेंगे ना तो यू विल फाइंड इट टॉपिक इज़ वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यस ये हमारे ऑब्जेक्टिव का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मोस्टली हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देखते हो, आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आप पढ़ो, फिर उसके 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 4 मार्क का वो एक पैसेज होता है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 4 मार्क के लिए वो पैसेज करो। ओके बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि एक टेबल दिया जाता है, एक स्केड्यूल दिया जाता है, उस टेबल में कुछ कॉलम्स आपके जो है वो अनफिल्ड रहते हैं, आपको फिल करना है विद द रिलेशन कि वो डिमांड का बिहेवियर है, सप्लाई का बिहेवियर है, यूटिलिटी है, लाइक दैट वो आपको फिल करना है और उसके बाद उनको कन्वर्ट करना है डायग्राम में, यानी टेबल कंप्लीट करो और फिर टेबल को डायग्राम में कवर करो। ये है सेकंड, जो हमेशा फिर से 4 मार्क के लिए होता है, क्योंकि उस टेबल के अंदर, उस स्केड्यूल के अंदर 4 ब्लैंक्स रहेंगे जो 2 मार्क के हैं, फिर उनको डायग्राम में कन्वर्ट किया, फिर से वो 2 मार्क के लिए। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है, जो हमने हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में करके देखा। थर्ड ऑप्शन रहता है, आपको कुछ डायग्राम्स वहाँ दिए जाते हैं, वो डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन का जवाब दिया तो भी आप उस डायग्राम्स को रीड करो और क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दो, वो भी 4 मार्क के लिए होता है, जो आपने स्पेशली डिमांड चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में या फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपने बहुत इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चंस किए हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हमें पैसेज मिला है, तो चलो हम उस पैसेज को थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इजी जो है वो पैसेज आपको दिया गया। लेट्स सी। The conventional notion of the social security is that the government would make periodic payment to look after people in their old age, ill health, disability and poverty. Yes, बच्चों वो क्या बता रहा है कि हमारा शुरू से ही कन्वेंशनल नोशन, यानी हमारा बहुत सालों से ये परंपरा रही है, एक माइंडसेट रहा है, उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे समाज को सिक्योरिटी देती है। उस सिक्योरिटी में वो क्या करती है, पीरियडिक पेमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, या कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स यानी प्रोग्राम्स फॉलो करती है। उनके पीछे मकसद ये होता है कि हमारे लोग जो हैं वो सक्षम हों, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो, कभी भी ऐसा उनको नहीं लगे कि दे रिलाई ऑन अदर्स। अगर सपोज कभी एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, एज हमारी बड़ी हो जाती है, तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहे, इसके लिए गवर्नमेंट हमारे सिक्योरिटी के लिए हमको पीरियडिक पेमेंट करती है। देखो फिर से, द कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इज़ दैट, बहुत पुरानी परंपरा हमारी यही रही है, हमारा ये
हमारा हमने सालों से ये एक रेगुलर हमने प्रथा देखी है कि गवर्नमेंट वुड मेक पीरियडिक पेमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल इन देयर ओल्ड एज। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उनको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। इल हेल्थ, जब उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उनको सपोर्ट किया जाए, या डिसेबिलिटी, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, या पावर्टी, गरीबी है तो यू नो दैट मनरेगा के अंदर उनको काफ़ी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। दिस आइडिया शुड इटसेल्फ चेंज फ्रॉम राइटिंग अ चेक फॉर द बेनिफिशियरी टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट to care for beneficiaries, including by enabling यानी helping them to look after themselves। इसका मतलब this idea should itself change, ये आइडिया जो है ये शुरू से ही हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती आ रही है। और इस आइडिया के थ्रू क्या होता है, जो बेनिफिशरीज हैं यानी लाभार्थी हैं, यानी जिनको बेनिफिट मिलता है, जैसे जो रिटायर हुआ उस रिटायर को पेंशन मिला तो वो लाभार्थी है, वो बेनिफिशियरी है, उसको चेक के थ्रू पेमेंट मिलता है, तो वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी दूसरे से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना बुढ़ापा जो है वह विदाउट किसी और के डिपेंडेंस के वो चला सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, ये गवर्नमेंट चाहती है। तो दिस आइडिया शुड इटसेल्फ चेंज फ्रॉम राइटिंग अ चेक फॉर द बेनिफिशियरी टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। पहले ऐसे होता था कि खाली चेक दिया, लेकिन अभी ये आइडियाज़ बदल रहे हैं। बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बन रहे हैं, जो उनको अलग अलग फॉर्म में उनको हेल्प कर रहे हैं, और वो इन सब बेनिफिशरीज़ का केयर कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, ताकि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। अच्छा, टू अ लार्ज एक्सटेंट यानी बहुत हद तक। फिर उन्होंने नेक्स्ट पैरा दिया है, द राइट अ चेक मॉडल, यानी पहले सिर्फ चेक देना, तो चेक देना यानी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉवर्टी को कम करना, रिड्यूस करना, या आयुष्मान भारत के अंदर बहुत से लोगों को मेडिकल सपोर्ट देना, उन्हें कार्ड बना के देना ताकि वो किसी भी हॉस्पिटल में हेल्थ सर्विसेज को एंजॉय कर सकें। तो ये सब चीज़ें अभी बदल रही है, गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो काफ़ी एक्सपांड कर रही है। द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज अ लेगेसी, यानी एक विरासत है, फ्रॉम द रिच वर्ल्ड एट द ऑप्टिमल फेज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन when the working of the population was numerous enough and earning enough to generate the taxes to pay for the care of those not working। इसका मतलब देखो, उन्होंने पूरा एक सेंटेंस दिया। अब वो क्या कहता है, द राइटिंग अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि आप शुरू में ही हमने देखा सोशल सिक्योरिटीज़ के जब प्रोग्राम्स आप फॉलो करते हो तो आपने शुरू से ही देखा गवर्नमेंट जो है वो एक चेक मॉडल फॉलो करती है, और वो चेक मॉडल में आप जो बेनिफिशियरी है उनको आप वो चेक प्रोवाइड करते हो। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ लोग टैक्स पे करते हैं ना, जिनका अर्निंग जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, अब वो एज़ पर द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन वो टैक्स पे करते हैं। अच्छा, टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर द फेवर ऑफ पुअर पर्सन, ताकि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन्स हो, स्कॉलरशिप हो, डोनेशन हो, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो पहले वो चलता था। पहले क्यों चलता था? क्योंकि उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी लिमिटेड थी, पॉपुलेशन कम थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो काफ़ी बदलाव आ गया है। तो पहले ये परंपरा थी कि कुछ रिच पीपल जो थे वो टैक्स पे करते थे। हम कहते थे कि जो रिच पीपल है उनके ऊपर हम हैवी टैक्स बर्डन डालेंगे और वो टैक्स जो कलेक्ट करेंगे इट विल बी यूटिलाइज फॉर द पुअर पीपल, ताकि जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर इसको हम रिड्यूस कर सकें। द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज़ अ लेगेसी, यानी ये विरासत है, फ्रॉम द रिच वर्ल्ड एट द ऑप्टिमल फेज। उस समय मैक्सिमम लेवल पे उसको यूज़ किया जाता था ऑफ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन,
यानी हमारी इकोनॉमी के पॉपुलेशन में उसको यूज़ किया जाता था। रिच पीपल से लेना टैक्स के फॉर्म में, और गरीबों के लिए पॉवर्टी के रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, फिर उनको वही सब पैसे जो हैं वो डाइवर्ट करके देना। When the population was numerous enough and earning enough to generate the taxes to pay for the care of those who are not working, उस समय पॉपुलेशन इतनी थी, वो इतना कमा लेती थी कि जो नहीं कमा रहे थे उनकी तरफ वो फंड्स को अच्छी तरह से डाइवर्ट गवर्नमेंट कर लेती थी। लेकिन दिस मॉडल इज इल सूटेड फॉर लेस वेल ऑफ इंडिया विथ ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड रिजल्टेंट माइग्रेशन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी इंडिया जो है वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, वेल ऑफ यानी समृद्ध इंडिया है, अब वो ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो छोटे छोटे टाउन्स थे, सिटीज़ थे, वो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं जहाँ पे सब आपकी मॉडर्न अम्यूनिटीज़ आर अवेलेबल, प्लस पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लस लोग रूरल एरिया से माइग्रेट होके अर्बन एरिया की तरफ आ रही हैं, तो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो ये मॉडल अभी वहाँ सूट नहीं कर रहा है। क्यों? देखो, दिस मॉडल इज इल सूटेड यानी नॉट सूटेड फॉर लेस वेल ऑफ इंडिया। वो हमारे इस मॉडल अभी हमारे इस इंडिया को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा इंडिया ग्रोइंग है, प्रोग्रेसिव है। क्यों? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी हमारे सिटीज़, हमारे टाउन्स ग्रो हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं विथ सो मैनी फैसिलिटीज़, और रिजल्टेंट माइग्रेंट्स यानी रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन है वो भी शहरों में आके रहना पसंद कर रही है। सो सोशल सिक्योरिटी अंडर अर्बनाइजेशन will be different from social security in a static society। देखो, आज की हमारी सोसाइटी क्या है? डायनामिक, बदलाव चाहिए, हम हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में अगर हम देखेंगे तो वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक जो ज़माने के जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं और आजकल के जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बट नेचुरल, बदलेंगे, डिमांड बदलेगी तो हर चीज़ बदलेगी, तो हमें भी वो सब चीज़ें बदलनी है। देखो, ये है पैसेज। ओके, अब इस पैसेज के आपको दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। पहला, स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। हमारी पुरानी परंपरा क्या है? देखो, आपको पहला ही दिया है पैसेज, वेरी इजी। खाली आप पैसेज ध्यान से पढ़ो, यू विल सी दैट पैसेज के अंदर ही आपके सवालों के जवाब हैं, आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने पहला सवाल क्या पूछा बच्चों कि स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये जो सोशल सिक्योरिटी है, ये जो हमारी सामाजिक हमें सिक्योरिटी देना है, इस सिक्योरिटी का पुरानी परंपरा क्या थी, हमारा माइंड सेट, ओपिनियन क्या था। द कन्वेंशनल नोशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इज दैट द गवर्नमेंट वुड मेक पीरियडिक पेमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल इन देयर ओल्ड एज या इल हेल्थ या डिसेबिलिटी या पॉवर्टी। ओके, पहला ही फर्स्ट पैरा में आप देखोगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल चेंज इज सजेस्टेड इन द गिवन पैराग्राफ। अब ये बदलाव हम क्या चाहते हैं? अब ये हम कंसेप्चुअल बदलाव ये चाहते हैं कि खाली चेक मॉडल नहीं होना चाहिए। सिर्फ चेक देने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट डेवलप करती है ताकि वो बेनिफिट डिफरेंट फॉर्म में लोगों तक पहुँचे। हर एक, जहाँ पर भी पॉवर्टी है, जहाँ पर भी इल हेल्थ है, जहाँ पर भी डिसेबिलिटी है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक उन बेनिफिशरीज़ को वो सपोर्ट पहुँचे। तो देखो, ये भी वहीं से ही कनेक्टेड है। सेकंड क्वेश्चन, दिस आइडिया, देखो दिया है ना दिस आइडिया, तो आप यहाँ से ही बोल सकते हो कि कंसेप्चुअल चेंज सजेस्टेड, क्या बोला है कि चेंज फ्रॉम राइटिंग अ चेक फ्रॉम बेनिफिशियरी टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू टेक केयर ऑफ बेनिफिशरीज, ताकि हम बेनिफिशरीज का केयर बहुत अच्छी तरह से रख सकें। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना उन्होंने बनाया, ओके, ताकि हर एक का अच्छी तरह से इलाज हो सके। उज्ज्वला योजना है
ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में भी लोग जो हैं वो क्यों लकड़ियों पे खाना बनाएं, उनके लिए भी अच्छी तरह से गैस की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के अंदर आता है। आवास योजना है, क्यों कच्चे मकानों में लोग रहें, क्यों नहीं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, क्यों नहीं वो पक्के मकानों में रहें, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। ये कंसेप्चुअल चेंज हम में आया है। थर्ड, व्हाट इज़ द लेगेसी यानी विरासत ऑफ सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम रिच वर्ल्ड। देखो सेकेंड पैरा का पहला ही सेंटेंस वही है, द राइट अ चेक मॉडल, क्योंकि पहले ऐसा था बस चेक आया हमने इनको दिया, हम समझते थे जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, अभी बदलाव की ज़रूरत है। द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज़ अ लेगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। देखो कितना आसान है, ये था थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, विच फीचर्स ऑफ इंडिया मेक द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इल सूटेड फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि कौन से ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से पुराना जो मॉडल है, पुरानी जो सोच है सोशल सिक्योरिटी की कि हमें सामाजिक सिक्योरिटी देनी है, तो वो पुराना जो पैटर्न है वो आज हमारे इस करंट रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्लियर है, क्योंकि हमने देखा आजकल हमारी अर्बनाइजेशन, हमारी स्मार्ट सिटीज़, हमारा वर्किंग पैटर्न बदल चुका है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइग्रेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई है, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेटर फूड जो है वो बेटर न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ है, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी बदलाव आया है। तो उस बदलाव की वजह से सोशल सिक्योरिटीज़ को भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो उसने क्या पूछा, विच फीचर्स ऑफ इंडिया मेक द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इल सूटेड फॉर द इकोनॉमी। पुराना जो पैटर्न था वो हमारी किन बातों की वजह से सूट नहीं करता। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, आप देखो आपको दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है, दिस मॉडल लिखा हुआ है, दिस मॉडल की जगह बोलो ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल इज इल सूटेड फॉर लेस एंड वेल ऑफ इंडिया, वेल ऑफ यानी समृद्ध है, प्रोग्रेसिव इंडिया है, फॉर ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड रिजल्टेंट माइग्रेंट्स। इसकी वजह से वो इल सूटेड है। देखो कितना आसान था। आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के 4 सवाल के 4 जवाब लिखे, 4 मार्क्स ही आपके पॉकेट में चले गए, और इस तरह से आपने पैसेज का जवाब दिया एंड यू हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी हम क्वेश्चंस बड़े बड़े डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने 8th चैप्टर के बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए। बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थे, सिर्फ 6 ब्लैंक और एक पैसेज, बस वो आपको करना। ओके, बस आपके ऑब्जेक्टिव्स 8th चैप्टर के कंप्लीट हो गए। ओके बच्चों, सो आई होप सो कि आपको ये सब इजी लगे होंगे और आप खुद प्रिपेयर करके जाएंगे। आपको कहीं पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ओके, रिलाई ऑन योरसेल्फ। So yes, my dear students, if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.